आपको तो बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। अभी आप कह रही हैं कि आपको जोश टॉक्स में भी इनवाइट किया गया है। जी। तो थोड़ा हम अपने अवार्ड्स के बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। किसानों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, वो मेहनत करके अपना उपजा तो लेते हैं, अपना क्रॉप उपजा लेते हैं, लेकिन उनको क्या प्रॉब्लम है कि उनको मार्केट नहीं मिल पाता कि वो सेल कैसे करेंगे और कैसे अच्छे दाम पे सेल करेंगे। तो व्हाट वी डू, वी गिव द मार्केट लिंकेज। हम उनको मार्केट से कनेक्ट कराते हैं और बट दे आर फ्री कि अगर वो खुद बेचना चाहते हैं माल तो वो अपना खुद से भी बेच सकते हैं, बट इफ दे आर अनेबल टू डू दैट, वी आर हियर टू हेल्प। तो जैसे आपने मीडिया हाउसेस में काम किया, तो कितने मीडिया हाउसेस में आपने काम किया? सपनों के पंख नहीं होते, हौसलों से उड़ान होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। एक छोटे से शहर की लड़की जिसने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ एक मिट्टी की गुड़िया नहीं, जो कि बचपन से तो अपने माँ बाप की छांव में पलती है और जब शादी की उम्र होती है तो पति के साए में। वो पली, बढ़ी और पढ़ी भी, लेकिन रास्ता उसने अपना चुना, पत्रकारिता का रास्ता, जो कि गया जैसे छोटे शहर के लिए थोड़ी अटपटी सी बात है। उसने शादी भी की, लेकिन पति के साए में ना रहकर उनसे कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ी। वो एक औरत है, इसीलिए उसने औरतों के कष्ट को समझा, खासकर वे गांव की औरतें जिनके लिए माहवारी आज भी एक रोग से कम नहीं है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान, सुम अर्थ की को फाउंडर और पैड वुमन के नाम से मशहूर सुरभि कुमारी जी का हमारे शो में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरभि जी हमारे शो में। आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। एंड लुकिंग रियली वेरी स्मार्ट। और आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपको कैसा लग रहा है? सेम ईयर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि गया में इस छोटे से शहर में कोई है जो पॉडकास्ट के थॉट के साथ आया है और पॉडकास्ट कर रहा है। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ इसको लेके। नहीं, और हमारा भी सौभाग्य है जो आप हमारे शो में आए हैं। और गया में एक्चुअली बहुत कुछ है, इसीलिए शायद यही सोच के हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले आपसे ये निवेदन करूंगी कि अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपने कहाँ से पढ़ाई की है? तो मेरा नाम सुरभि कुमारी है और मैं गया की रहने वाली हूँ और मेरी पढ़ाई यहीं से नाज़रत से हुई है। और नाज़रत से मैंने 10th किया। उसके बाद एज़ यूजुअल जो बिहार के लोगों के मम्मी पापा का होता है कि मेरी बेटी या तो डॉक्टर बनेगी या इंजीनियर बनेगी, तो डॉक्टर था उनको बनाने का मन, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग चूज़ किया। तो फिर उन्होंने मुझे कोटा भी भेजा, बट शायद मुझे शुरुआत में मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगी, मैं कर लूंगी, लेकिन मैं जब एक बार गई वहां तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया। और मैं फिर ये बात मैं अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं पाई, क्योंकि उस समय था कि मम्मी पापा का था कि मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी था। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ, बट मुझसे नहीं हो पाया। और आई फेल्ड ट्वाइस। मुझे वो होता है कभी कभी शुरुआत में, लेकिन but destiny had something else for you. Yes, destiny had something else for me. तो फिर मैंने ग्रेजुएशन फिर मैंने छोड़ दिया, ये साइंस वाला फील्ड मैंने छोड़ दिया और मैंने ग्रेजुएशन किया मास मीडिया स्टडीज से पटना विमेंस कॉलेज से। और फिर उसके बाद से फिर मेरा जो रियल लाइफ का जो राइजिंग होता है वो शुरू हुआ। फिर मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा। तो मुझे यही लगता है, मैं अपने दर्शकों से भी यही बोलना चाहूँगी कि आपको वही चीज़ करना चाहिए जिसमें आपका मन लगे, जिसके लिए आप पैशनेट हो। हाँ, क्योंकि और खासकर हमारे छोटे, जैसे आपने पत्रकारिता का कुछ चुना, और गया जैसे छोटे शहर में थोड़ी सी ये मतलब लोग एक्सेप्टेबल नहीं, स्पेशली लेडीज के लिए। तो जैसे और शुरू से आप टिपिकल, जैसे आपने बताया कि आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आपने इंजीनियरिंग चुनी, फिर
आप इस तरफ आए? तो मीडिया चुनना भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। पेरेंट्स तैयार नहीं हो रहे थे। पेरेंट्स का था कि हाँ। ठीक है, अब तुम इंजीनियरिंग नहीं कर पाई हाँ, तो तुम हाँ, खासकर लेडीज के लिए, और जर्नलिज्म में क्या है कि कई बार वो ग्राउंड थोड़ा सा ग्लैमरस जॉब भी है और रिपोर्टिंग के लिए आपको फील्ड्स पे जाना पड़ता है। इट इज डिफिकल्ट, मतलब पेरेंट्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं होता है, हाँ बिल्कुल। बिकॉज दे थिंक इट इज नॉट सेफ, इट इज नॉट सिक्योर। तो फिर टर्निंग पॉइंट फिर कैसे आया? फिर जब मैंने मीडिया के लिए बोला कि मैं मीडिया की पढ़ाई करना चाहती हूँ पटना वुमेन्स कॉलेज से, तो उसके लिए भी पेरेंट्स रेडी नहीं थे। अच्छा। कि मीडिया क्यों तुमको पढ़ना है, अब तुम जब ये इंजीनियरिंग नहीं कर पाई तो तुम फिर सिंपल ग्रेजुएशन करो किसी भी कोर्स से और तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। अगेन दैट टिपिकल थिंग, टिपिकल गवर्नमेंट जॉब वाली होता है कि तो वही था पेरेंट्स का कि अब तुम ये करो। बट माय मॉम, मेरी मॉम ने मुझे सपोर्ट किया और उसने फिर मुझे बोला कि नहीं, तुम मीडिया का पढ़ाई जर्नलिज्म करना चाहती हो तो तुम जर्नलिज्म कर सकती हो। देन आई गॉट एडमिटेड इन पटना वुमेन्स कॉलेज। वहाँ फिर उसके बाद मैंने 3 साल वहाँ ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं दिल्ली चली गई, वहाँ पे मैंने 2 साल जॉब किया पब्लिक रिलेशंस में। और फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसी में थोड़ा और आगे पढ़ाई करूं, तो फिर मैंने मास्टर्स भी किया जर्नलिज्म में। मास्टर्स भी किया। मास्टर्स करने के बाद फिर मैंने इंडियन कहाँ से किया आपने? वो मैंने माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से किया मास्टर्स। और फिर उसके बाद फिर मैंने जॉब किया 1-1.5 साल और फिर मैंने अभी रिसेंटली अपनी पीएचडी भी खत्म किया जर्नलिज्म। अच्छा। सो आई एम डॉक्टर सुरभि कुमारी। The two doctors are sitting together. यस। तो जैसे आपने मीडिया हाउसेस में काम किया, तो कितने मीडिया हाउसेस में आपने काम किया? कितना टाइम के लिए ज्यादा किया? नहीं, मैंने 1-1.5 साल तक काम किया। मैंने इंडिया टीवी में काम किया एज अ सब एडिटर। मैंने वहाँ पे काम तो उसमें आपका जॉब प्रोफाइल क्या होता? उसमें मेरा जॉब ये था कि स्टोरीज हम फाइल करते थे, जो भी ऑनगोइंग जो स्टोरीज हो रही हैं फील्ड में या पॉलिटिकल स्टोरीज, सोशल स्टोरीज, तो इन सारे स्टोरीज को हम फाइल करते थे। तो शादी आपकी कब हुई, एंड मतलब वाज इट a love marriage or an arranged marriage? No, it was completely arranged marriage. हाँ। एंड हस्बैंड ने एक्सेप्ट किया कि मतलब उन्होंने जैसे ये तो नहीं बोला कि नहीं आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं इस फील्ड में? ये चैलेंज नहीं आया था। हस्बैंड वाज क्वाइट इन चीजों में ही इज वेरी मतलब ब्रॉड की नहीं, ठीक है, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। आपने कंटिन्यू किया या फिर आपने फिर? नहीं, मैंने जॉब कंटिन्यू किया। फिर जब मैंने अपने फर्स्ट बेबी डिलीवर किया उसके बाद मैंने आई क्विट द जॉब एंड आई केम बैक टू माय होम टाउन, क्योंकि मुझे मेरे मन में हमेशा से था कि मुझे अपने शहर जाना है और वहाँ पे कुछ वहाँ की महिलाओं के लिए कुछ करना है। और मेरे अंदर जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो उसमें मेरा 2 महीने का इंटर्नशिप था। तो उस इंटर्नशिप में मैंने जेपाल के साथ काम किया था। वो एक इंटरनेशनल एनजीओ है जेपाल, जिसमें मुझे मौका मिला था कि मैं बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है वहाँ की महिलाओं के साथ काम करूँ, और वहाँ पे मैंने उनके साथ पीरियड्स पे काम किया था। तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आपका क्या मतलब है? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से मेरा ये मतलब है कि जिनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वो हर चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो उन कम्युनिटी की महिलाओं के साथ मैंने पीरियड्स पे काम किया था। तो जब आपकी शादी हुई तो योर हस्बैंड, जितना हमें ज्ञात है कि ही इज एन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो वो मतलब अपना जॉब कंटिन्यू कर रहे थे या सुमर्थ का फाउंडेशन हो चुका था? नो, प्रभात का मैं बताऊं तो उसने इंजीनियरिंग करके उसने पीएसयू में जॉब किया और भी बहुत सारे उसने फेलोशिप किए। वो अशोका फेलो रहा है, फिर वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एग्जीक्यूटिव कोर्स किया उसने। और फिर उसके बाद उसने समर्थ को इज द को फाउंडर ऑफ समर्थ। अच्छा, इट्स समर्थ। हाँ, समर्थ को उसने को फाउंड किया। और फिर उसके बाद समर्थ वाज को फाउंडेड इन 2014 एंड आई जॉइंड समर्थ इन 2019। Okay, तो how does it function? जो समर्थ है आपका, and what is your job as a co-founder there? So I basically run all the programs which is related to the women empowerment, women community के साथ जितने भी programs होते हैं तो वो मैं सारा रन करती हूँ। इम्प्लीमेंटेशन से लेके जो भी ऑपरेशनल चीजें वो सारा मैं हेड करती हूँ। Okay. तो जैसे हमने पढ़ा ना कि बिहार में शायद मशरूम रिवोल्यूशन आपके ये समर्थ के थ्रू ही लाया गया था, तो और प्रभात जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप जैसे किसानों को अलग अलग प्रकार के उपज के बारे में आप लोग
कैसे मतलब फंक्शन करते हैं, उनको अलग अलग प्रकार की मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में बताते हैं, बीज के बारे में बताते हैं, खादों के बारे में, मतलब हाउ डज इट फंक्शन, वो थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। श्योर। तो समर जब फाइनेंसेस भी आप लोग प्रोवाइड करते हैं कि कैसे करते हैं? हाँ, वो मैं बता रही हूँ आपको। हाँ। तो सो समर जब स्टार्ट हुआ था तो दे स्टार्टेड विद अनियन फार्मिंग। इन्होंने अनियन फार्मिंग के साथ स्टार्ट किया था कि किसान तो मतलब ट्रेडिशनल क्रॉप्स कर ही रहे थे, ये धान और गेहूं तो कर ही रहे थे, बट उससे उनको उनका केवल रिकरिंग एक्सपेंस होता था उसमें, बस उसमें पैसे लग रहे थे, कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा था। तो व्हाट वी थॉट कि क्यों ना हम इनके साथ कैश क्रॉप्स ट्राई करें। तो जैसे अनियन हो गया, बेबी कॉर्न हो गया, स्वीट कॉर्न हो गया, मशरूम हो गया, सो दीज आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। तो ये कैश क्रॉप्स जो होते हैं आपको तुरंत पैसे देते हैं। तो आपने एक बार फसल लगाया, इनपुट लगाया, और उसमें आपको पैसे भी अच्छे मिलते हैं। जितना रिटर्न आपको गेहूं और धान में नहीं मिलता, उससे ज्यादा आपको इन कैश क्रॉप्स में मिलता है, और टाइम भी कम होता है, टाइम पीरियड भी इनका कम होता है। जैसे अगर हम मशरूम की बात करें तो मशरूम में आप एक बार पैसे लगा रहे हो और उसके बाद आपको रिकरिंग इनकम होगा, आपको हमेशा हर महीने पैसे मिलेंगे, और बहुत ज्यादा आपको इनपुट भी नहीं लगाना है, और वैसे कोई बहुत ज्यादा आपको खेत में काम नहीं करना। तो हम इस थॉट के साथ स्टार्ट किए थे मशरूम को कि बहुत सारी महिलाएं खेत पे जा नहीं पाती हैं, है ना, बहुत सारे कारण होते हैं, पीरियड्स भी वन ऑफ द रीजन है कि वो 4-5 दिन खेत पे जा नहीं पाती है काम करने। तो व्हाट वी थॉट कि क्यों ना हम खेत को घर तक लेके आए। तो विद दैट थॉट वी स्टार्टेड दिस मशरूम थिंग कि हम मशरूम को, क्योंकि मशरूम जो है वो आपको घर में, आप एक बंद सा कमरा चाहिए होता है, अंधेरा कमरा चाहिए होता है जहाँ सनलाइट नहीं है, और आप उसमें आराम से मशरूम कर सकते हैं। तो आप छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ आप अच्छा पैसा, आपको रिकरिंग इनकम हो सकता है। तो इन थॉट के साथ समर्थ ने अपना ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, अनियन किया, फिर उसके बाद हम मशरूम पे आए, फिर हमने बेबी कॉर्न भी करा, फिर स्वीट कॉर्न भी किया, और अभी हम ड्रैगन फ्रूट भी कर रहे हैं। ओह ग्रेट। तो जैसे इनिशियली तो आप लोग को पर्सनली एक एक चीज मॉनिटर करनी पड़ती होगी, तो अभी भी ऐसा है या आपके अभी काफी स्टाफ हो गए होंगे, किस तरह से है? तो हम लोग अभी पूरे गया डिस्ट्रिक्ट में हम लोग लगभग 25,000 किसानों के साथ काम कर रहे हैं। ओके। और हमारा जो यूएसपी है समर्थ का, वो है बाईबैक का, कि हम आपको मार्केट लिंकेज प्रोवाइड कराते हैं। आप किसानों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, वो मेहनत करके अपना उपजा तो लेते हैं, अपना क्रॉप उपजा लेते हैं, लेकिन उनको क्या प्रॉब्लम है कि उनको मार्केट नहीं मिल पाता, कि वो सेल कैसे करेंगे और कैसे अच्छे दाम पे सेल करेंगे। तो व्हाट वी डू, वी गिव द मार्केट लिंकेज, हम उनको मार्केट से कनेक्ट कराते हैं, और बट दे आर फ्री कि अगर वो खुद बेचना चाहते हैं माल तो वो अपना खुद से भी बेच सकते हैं, बट इफ दे आर अनेबल टू डू दैट, वी आर हियर टू हेल्प। जब आपने स्टार्ट किया था तभी तो जैसे बताया आपने कि अराउंड 25,000 फार्मर से आप कनेक्टेड हैं, तो इनिशियली आपने कितने 15 किसान के साथ अच्छा, 15 किसानों के साथ? 15 किसानों के साथ स्टार्ट हुआ था समर। हाँ। और लगभग कितना टाइम पीरियड लग गया आपको इतने लोगों से जुड़ने में? ऑलमोस्ट 10 years हो गए। 10 years हो गए समर्थ के। तो 10 साल में हम 25,000 किसानों तक पहुंच चुके हैं। ग्रेट। तो ये जो आप इनिशियली तो आपका जो आपके ये ड्रीम था, जो भी था, पत्रकारिता आपकी था, तो उसको फिर आपने कब अलविदा कह दिया? एक तो आपने बताया कि बेबी हो गया तो छोड़ दिया, तो पत्रकारिता को मैंने अलविदा नहीं किया है। मैं अभी भी ब्लॉग लिखती हूँ, मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश होते हैं, मैं अभी भी आर्टिकल्स लिखती हूँ। पत्रकारिता तो मतलब दैट इज इन माय ब्लड, मेरे ब्लड में है, आपके ब्लड में, जीन्स में है। तो ये बेसिकली you're continuing साथ में एक अपना ये करते हुए साइड्स में। तो पत्रकारिता तो मतलब दैट इज द पार्ट ऑफ माय, मैं जो भी कर रही हूँ उसका वो पार्ट है पत्रकारिता। मैं जो कर रही हूँ उसको मैं लोगों तक भी पहुंचा रही हूँ। तो मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको द प्रिंट मीडिया है, उस पे जो भी मेरा काम है, जो भी इनिशिएटिव है, उस पे मैं उस पे ब्लॉग्स लिखती हूँ, तो आप मेरे काम को वहां भी देख सकते हो। तो आप एक तो बहुत ही नोबल कॉज जो के लिए काम कर रही हैं, गाँव की औरतों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए अवगत कराना। बिल्कुल। तो ये आपने कब शुरू किया, और आपको क्यों लगा कि अनिवार्य है? कहीं ना कहीं आपको लगा होगा, फील हुआ होगा। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब मैंने जेपाल के साथ काम किया था, और उस समय मैंने देखा था कि महिलाओं के साथ कि उन कितने वो अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रही हैं ड्यूरिंग देयर पीरियड्स। उस समय महिलाएं, उस समय तो नहीं बोलूंगी मैं, अभी भी बहुत ऐसे जगह पे जाती हूँ जहाँ पे महिलाएं अभी भी मतलब राख आप समझती होंगी, जो एशेस जो बोलते हैं, वो कपड़े के अंदर डाल के वो पीरियड्स में यूज करती हैं।
और अभी कहीं कहीं सैंड भी यूज कर रही हैं। ओह माय, और अभी भी ये चीज, अभी भी ये चीज है। हम ये 2025 में है, हाँ, मैं 2025 में बैठी हूँ और मैं आपको बता रही हूँ, और ये रियलिटी है। मतलब मैं जाती हूँ, मैं उनसे मिलती तो हूँ। ये मतलब आपने कभी पूछा नहीं कि ये क्यों, आखिर क्या उसके पीछे क्या रीजन है? एक तो ट्रेडिशनल सोच भी है उनका हाँ, कि है, और दूसरा है एक्सेसिबिलिटी। तो जैसे वो बाके बाजार जैसा जो एरिया है वो हाईली नक्सल इफेक्टेड है, तो वहां पे जो रिमोट एरियाज है वहां पे मैंने काम किया है, और वहां पे महिलाओं ने आज तक पैड नहीं देखा है। ओह माय, जबकि तो टीवी वगैरह पर सब पे इतना ऐड होता है, ऐड होता है, गवर्नमेंट भी बहुत जगह पहुंचा रही है। फ्री में सब्सिडाइज रेट्स पे मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, बट फिर भी अभी भी मैं बताऊंगी आपको कि अभी भी ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे महिलाओं ने पैड नहीं देखा है। ओह माय, जब मैं उस गांव में गई और मैंने उनको दिखाया पैड कि दीदी आप ये पैड है और आप ये इस्तेमाल कर सकती हैं माहवारी में, तो वो बोली कि ये कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। उनको पता ही नहीं था कि ये क्या है, उन्होंने जब देखा ही नहीं था तो उनको कैसे पता हो कि वो कैसे इस्तेमाल करना है। तो जैसे आपने जब स्टार्ट किया तो हाउ, मतलब, और उनको अवेयरनेस ड्राइव जो स्टार्ट किया, तो हाउ वाज इट इनिशियली? बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज के बारे में ओपनली डिस्कस करते हुए कतराते हैं। एग्जैक्टली। और खासकर आप तो कह रही हैं वो बिल्कुल गांव की औरतें जो कि काफी बैकवर्ड थी, तो ये चीज आपने क्या मतलब? हाँ, तो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। बहुत बार तो ऐसा होता था कि महिलाओं को मैं एक जगह इकट्ठा करती थी, बुलाती थी टॉक करने के लिए, तो उनके पति आते थे या उनके घर वाले आते थे, खींच के लेके चले जाते थे कि क्या तुम ये सब गंदा गंदा बात यहाँ पे बैठ के सुन रही हो, ये क्या मैडम आती हैं, ये कुछ भी बकवास करती हैं, गंदा गंदा बात करती हैं, पीरियड्स के बारे में बात करती हैं खुले में, तुम क्या ये सब सुन रही हो, खींच के लेके चले जाते थे। लेकिन कहीं कहीं मुझे मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता था। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ ऐसी भी महिलाएं मिलती थी जो कहती थी कि नहीं दीदी, हमें इन चीजों के बारे में जानने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, नहीं तो हमको किस किस तरह का बीमारी हो जाता है और हमको फिर कितना परेशानी होता है। जैसे वन ऑफ द रीजन जो हिस्टेरेक्टोमी का है, जो मतलब हम यूट्रस रिमूव करवाते हैं, तो वन ऑफ द रीजन है अनहाइजीनिक कंडीशन में, जब आपका पीरियड्स होता है और आप अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हो, तो वो भी एक वन ऑफ द रीजन है जिसके कारण आपका यूट्रस इन्फेक्ट होता है और आपको हिस्टेरेक्टोमी कराना पड़ता है। तो बहुत मतलब मैं अगर 15-20 महिलाओं का एक ग्रुप बना के करती हूँ तो उसमें मुझे 5 महिला मिल ही जाती है जिसने हिस्टेरेक्टोमी कराया हुआ है। okay. तो बिहार में हिस्टेरेक्टोमी रेट भी काफी ज्यादा हाई है। अच्छा। और जिसका एक रीजन है अनहाइजीनिक कंडीशन ड्यूरिंग पीरियड्स। तो इन सब चीजों को देख के मुझे लगा कि इस पे बात करना बहुत जरूरी है। तो ये जैसे इस चीज को जो आपका है, इसको कितना टाइम होगा, कितने टाइम अपने ग्रेजुएशन में तो आपने फील किया, लेकिन आपने स्टार्ट ग्राउंड लेवल पे कब स्टार्ट किया? मैंने 2019 में 2019 का जो लास्ट था, और पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि पैंडेमिक में और ज्यादा जरूरत पड़ गई थी इन चीजों की। बहुत जगह तो ये एक्सेस भी नहीं हो पा रहा था। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मतलब पैड ही यूज करो, आप क्लोथ भी यूज कर सकते हो, आप घर का कपड़ा भी यूज कर सकते हो, बट अब वो थिंग इज दैट कि आपको उसका हाइजीन मेंटेन करना है। इट्स ऑल अबाउट हाइजीन। अगर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो तो आप घर का कपड़ा भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रीयूज भी कर सकते हो, जो रीयूजेबल क्लोथ पैड्स होते हैं आप वो भी यूज कर सकते हो, आप उसको धो के दोबारा से सुखा के यूज कर सकते हो, बट थिंग इज दैट कि आपको उसका हाइजीन मेंटेन करना है। तो ये सबला क्या है? सबला मेरे इनिशिएटिव का नाम है। तो सबला केम विद दिस थॉट कि हम हमेशा महिलाओं को बोलते हैं अबला नारी, अबला नारी है, तो उनको सबला बना। तो हमारा यही थॉट था कि हमें उनको सबला बनाना है, उनको सबल करना है, उनको एम्पावर करना है। तो इस थॉट के साथ हमने अपने इनिशिएटिव का नाम रखा सबला। तो आपने फुली ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप करवाया जी। तो इसकी जरूरत आपको क्यों आन पड़ी? आपको मतलब जैसे आजकल तो बजट फ्रेंडली भी पैड्स मिल रहे हैं, आप खुद ही बता रहे हैं कि गवर्नमेंट भी अवेलेबल करवा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रही है, तो इसका क्या? लेकिन इनिशिएटिव का बस ये जरूरत था, क्योंकि बहुत जगह अभी भी बहुत ऐसे रिमोट एरियाज है जहाँ हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे पैड एक्सेसिबल नहीं है। तो हम लोग इस थॉट के साथ स्टार्ट किए थे कि हम एक यूनिट लगाएंगे पैड का मैन्युफैक्चरिंग। तो उन्हीं के गांव में और एग्जैक्टली हम जिन गाँव में काम करते हैं वहाँ पे हमारे विलेज चैंपियन होते हैं। एक हम महिला को ऐसा चुनते हैं जो उस विलेज में जो भी नीड्स रहेगी पीरियड से रिलेटेड, जो भी जरूरत है वो हमें बताती है, और फिर हम उसको वहाँ
पे एक्सेस कराते हैं। तो हर गांव में आपने सेटअप कर रखा है? हाँ, जितने गांव में हम काम करते हैं। तो लगभग कितने हैं ये? लगभग अभी हम लोग 100-110 गाँव में काम कर रहे हैं। तो और ये रॉ मटेरियल्स कैसे अवेलेबल होता है? रॉ मटेरियल्स तो हम लोग राजस्थान से प्रोक्योर करते हैं। राजस्थान से। तो और जो आपकी जो ये लेडीज हैं जो आपके सब इस मुहिम में हैं, तो ये लोग भी आपके समर्थ फाउंडेशन से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं? तो ये स्टार्ट ऐसे ही हुआ जैसे कि जब हमने ये इनके साथ काम करना शुरू किया, पीरियड्स पे इनसे बात करनी शुरू हाँ। की, तो ये हर वर्कशॉप में हमारे पास आती थी। हम जब वर्कशॉप करते थे गांव में जाके, तो इनका यही रहता था कि दीदी आप आती हैं, हम लोग से बात करती हैं, हम लोग को कुछ पैसा कमाने का कुछ बताइए, है ना, कि कैसे हम पैसा कमा सकें। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, इनको बहुत ज़रूरत है। तो फिर हमने लाइवलीहुड पे काम करना शुरू किया और फिर महिलाओं के साथ हमने मशरूम फार्मिंग स्टार्ट किया। फिर मैंने उनको बताया कि आप घर पे बैठे बैठे आप मशरूम की खेती करिए और उससे आप पैसा अभी कमा तक सकती हैं। लगभग कितनी महिलाओं को इससे फायदा हो चुका है? कोई नंबर्स आपको याद है? मतलब 25,000 में बोल रही, तो उसमें 60% हमारी महिलाएं ही हैं। ओके। ज्यादातर इसमें महिलाएं ही, मशरूम फार्मिंग में महिलाएं ही इन्वॉल्व है। अच्छा। हाँ। और आपको तो बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। अभी आप कह रही हैं कि आपको जोश टॉक्स में भी इनवाइट किया गया है। जी। तो थोड़ा हम अपने अवार्ड्स के बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। अभी लास्ट ईयर पे मुझे वो पेप्सिको से मिला था अवार्ड, ये यंग इनोवेटिव फार्मर। तो वो मुझे मिला था ये मशरूम हर्ट्स के लिए। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मतलब ये स्मॉल ये फार्मर्स होते हैं जिनके पास बहुत छोटी सी ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं, बहुत खेती नहीं कर सकते, तो उनका हम छोटा सा उनके ज़मीन पे एक छोटा सा हम झोपड़ी बनवा देते हैं। वो मल्टीपर्पज़ हट होता है जो कि वेस्ट टू वेल्थ के मॉडल पे बना गया है। उसमें जितने वो जो हट बनता है वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट, जो पूसा ग्रास, जो घास जो नदियों में पाया जाता है, जो बिल्कुल उसका कोई काम नहीं है, वो बिल्कुल वेस्ट है, तो उस घास का यूज करके, फिर बैम्बू का यूज करके, जो भी चीजें मतलब जो आप लोकली आप जो सारी चीजें प्रोक्योर कर सकते हो, उन चीजों से आप एक हम इनको हेल्प करते हैं वो हट बनाने में, मशरूम हट। और फिर वो मल्टीपर्पज हट होता है कि एक बार आपने जब मशरूम का हमारा सीजन निकल गया, हमने मशरूम कर लिए 4-5 महीने, उसके बाद फिर आप उसको दूसरी चीजों के लिए यूज कर सकते हो, गोट रेयरिंग के लिए यूज कर सकते हो, पोल्ट्री के लिए यूज कर सकते हो, आप उसमें अपना एक छोटा सा शॉप भी खोल सकते हो उतने दिनों के लिए। तो वैसा मल्टीपर्पज हट वो बनाते हैं और वो मतलब महिलाओं को बना के देते हैं और उसमें महिलाएं मशरूम करती हैं। तो इसके लिए मुझे ये यंग इनोवेटिव फार्मर का मिला था अवार्ड। और इससे पहले अभी लास्ट कुछ 4-5 महीने पहले मुझे युवा किसान सम्मान से भी नवाजा गया था। विजय सिन्हा ने वो अवार्ड दिया था ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के लिए। ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग, तभी आजकल सब तरफ ड्रैगन फ्रूट काफी मिलने लगा। शायद आपकी फार्मिंग का नतीजा है कि हर तरफ हमें दिखने लगा, नहीं तो पहले ढूंढने से नहीं मिलता था ड्रैगन फ्रूट। जैसे ये सब जो आप लोग करें फाउंडेशंस, तो कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट आपके कहाँ से मिलता है? सारा आप अपने आप ही मैनेज कर रहे हैं? नहीं, हमारे सपोर्टर्स हैं। जैसे मैं जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ वाला प्रोग्राम करती हूँ, तो उसमें द पैट प्रोजेक्ट मुझे सपोर्ट करती है। अच्छा। फिर और भी जो हमारे जो और इनिशिएटिव्स हैं, अब वो मोस्टली सस्टेनेबल हो गए हैं, हम खुद ही कर रहे हैं, बट हमारे पहले भी सपोर्टर्स रहे थे। ATE है, फिर नाबार्ड है, फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, तो इन लोगों से हम सपोर्ट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इनसे सपोर्ट। तो जब आप आज जो महिलाओं को, जो गांव की महिलाएं हैं जिनको मतलब आपने इतना आगे बढ़ाया है, इनको जब आप देखती हैं तो आपको कैसा फील होता है? मतलब आपके अंदर क्या भावनाएं आती हैं? मतलब मुझे मतलब वो भावना शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है कि अगर मैं महिलाओं को एक भी मतलब मेरी महिला उनमें बिहेवियरल चेंज आ जाता है मेरे वर्कशॉप अटेंड करने के बाद, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अभी जैसे मैं एक आपके साथ स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वर्कशॉप किया था। तो मैं जब भी वर्कशॉप करती हूँ तो मैं मिथ्स और टैबूज जो होते हैं पीरियड्स से रिलेटेड, उसके बारे में मैं ज़रूर बात करती हूँ। तो मैंने वही पूछा उनसे कि दीदी आप में से कितने लोग हैं जो पीरियड्स में नहाते नहीं है? तो अभी भी काफ़ी महिलाएं हैं जो पीरियड्स में 4 से 5 दिन नहीं नहाती हैं। और वो चीज़ मुझे बहुत मतलब खलती है कि कैसे वो 4-5 दिन बिना नहाए रह सकते। ठंड में तो फिर भी एक बार को आदमी सोच ले कि ठीक है मैनेज हो सकता है, बट गर्मी में आप कैसे नहीं नहाओगे 4 से 5 दिन? सही बात। आप खुद सोचो एक बार। मतलब मुझे बहुत ही मतलब
मतलब बुरा फील होता है उन महिलाओं के लिए। फ्रेश फील होता है। हाँ, नहाने के बाद हाँ, बहुत फ्रेश फील होता है। आपकी कितनी भी तबीयत खराब हो, उस टाइम पे थोड़ी तबीयत तो खराब हो जाती है, हम्म। बट यू एक्चुअली फील फ्रेश। तो मैं वही उनको मतलब एक बार से ये चेंज नहीं आता है, मुझे बार बार जाके उनसे मिलना पड़ता है, बात करना पड़ता है। तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी कि दीदी आप क्यों नहीं नहाती है, क्या कारण है, मैं कारण भी जानना चाहती हूँ। तो जनरली कारण ये रहता है कि घर में मम्मी बोलती थी नहीं नहाने, तो हम लोग नहीं नहाते हैं। मेरी माँ भी नहीं नहाती थी, हम भी नहीं नहाते हैं, मेरी सास भी मना करती है नहाने के लिए। ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड कि हाँ ठीक है ये ट्रेडिशनली चला आ रहा है। बट एक महिला ने मुझे ऐसा मतलब आंसर दिया कि वो मतलब बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए। उसने बोला कि मैं इसलिए नहीं नहाती हूँ दीदी ताकि मेरा पति मुझसे 4-5 दिन मेरे साथ संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती ना करे, मैं वो 4-5 दिन उससे दूर रहूं, मैं इसलिए नहीं नहाती हूँ। मतलब शी डज नॉट हैव द राइट कि वो अपने पति को मना कर सके। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने पति को मना कर सके। तो दिस वाज ये हमारा समाज शायद उस चीज से हाँ, जूझ रहा है। तो वो चीज मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी कि वो क्यों, मतलब ऐसी मतलब महिलाओं की ये हालत है कि वो मना नहीं कर सकती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो नहाती नहीं है, तो वो 4-5 दिन नहीं नहाती है तो उसका पति उसके पास नहीं आता। यू अचीव सो मच सुरभि जी। तो अभी कुछ और भी इच्छाएं बाकी हैं? हाँ, अभी तो मतलब मैं लगभग 1/4 ही महिलाओं तक पहुंच चुकी हूँ। अभी मुझे और भी महिलाओं तक पहुंचना है और अभी और भी अवेयरनेस करने की जरूरत है, खास करके मेंस्ट्रुअल हेल्थ की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। मैंने अभी लगभग 5,000 स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल्स की लड़कियों को भी अवेयर कराया है। वहाँ पे मेरा प्रोग्राम चलता है पीरियड शाला करके, मैं उनके साथ काम करती हूँ। तो उनके भी बहुत तरह तरह के उनके मन में सवाल होते हैं जिनके जवाब देने की उनको मतलब हमें जरूरत है उन्हें बताने की। मैं खास करके उन किशोरी लड़कियों के साथ काम करना चाहती हूँ जिनका भी पीरियड्स का शुरुआत नहीं हुआ, ताकि जैसा मेरा फर्स्ट पीरियड था मैं नहीं चाहती हूँ कि उनका भी फर्स्ट पीरियड वैसा ही हो। मतलब मदर्स का एक्चुअली जवाबदेही है कि बच्चों को, लड़कियों को पहले से मेंटली तैयार करके रखें। अभी भी हो रहा है कि बताती नहीं पहले से, अब जब लड़कियों को ये एक्सपीरियंस होता है बेचारी डर जाती है कि उनके साथ क्या हो रहा है। हाँ, दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड बिफोर ओनली। अभी मैं आपको एक और स्टोरी बताती हूँ। एक स्कूल में मैंने अभी वर्कशॉप कर रही थी, तो उस क्लास में जिसमें मैं वर्कशॉप कर रही थी उसमें 2 सिस्टर्स बैठी थी, मतलब वो दोनों बहनें थी। तो छोटी बहन का भी पीरियड स्टार्ट हो गया है, लेकिन छोटी बहन बड़ी बहन को नहीं बता रही है कि उसका पीरियड स्टार्ट हो गया है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो जाके और लोगों को बता देगी, हल्ला कर देगी कि उसका पीरियड स्टार्ट हो गया। तो मम्मी बोली है कि बड़ी दीदी को नहीं बताना है कि पीरियड्स, तुम्हारा भी पीरियड स्टार्ट हो गया है। ओह माय, अभी भी एक टैबू की तरह ही, अभी भी ये एक टैबू ही है। हाँ, कि मतलब बहन बहन आपस में डिस्कस नहीं कर सकते। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ। लाइफ कई जगह साउथ इंडिया में इट इज सेलिब्रेटेड एक्चुअली सेलिब्रेटेड, बट उसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी कि हाउ इट इज सेलिब्रेटेड एंड व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगी? अभी नॉर्थ ईस्ट से एक मेरे पास इंटर्न आई थी काम करने, ये मेरे साथ काम कर रही थी। तो उन्होंने बताया कि उनका जो फर्स्ट पीरियड था वो कैसे सेलिब्रेट किया गया था। वो था कि दैट इज बेसिकली अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमनहुड, कि आप अब वुमेन हो गए हो एंड नाउ यू कैन बेयर चिल्ड्रन, आप बच्चे पैदा कर सकते हो। इसका सेलिब्रेशन, इट्स नॉट द सेलिब्रेशन ऑफ पीरियड्स। आप पीरियड्स को सेलिब्रेट करो, ये नहीं, आप वुमेनहुड को सेलिब्रेट करो कि आप एक माँ बन सकते हो। दिस वाज इट। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग दे डोंट गिव एनी पैड और एनीथिंग टू कंट्रोल द ब्लड। जो ब्लीडिंग हो रही है उनको, उसके लिए उनको नहीं देते हैं। और उनका 3 दिन पूजा होता है, उस लड़की का जिसका भी होता है, पूजा वूजा सेलिब्रेशन सब चीज होता है, बट शी इज नॉट गिवन द पैड और कुछ भी वो चीज नहीं देते हैं उसको। माय गॉड। सो दिस इज द रियल स्टोरी बिहाइंड दैट। तो आज की औरतों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूंगी आज की औरतों के लिए कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, अपने लिए, खुद के लिए लड़ना पड़ेगा आपको। मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको अपने लिए आवाज उठाना पड़ेगा, अपने जो आपके जो हक, मतलब हक भी नहीं बोलूंगी, मतलब आपकी जो जरूरत है उसको समझना पड़ेगा और उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, उसको पाने के लिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि जी हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का शो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।